आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। कल रात 8 बजे नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके होंगे। ऐतिहासिक शपथ हो चुकी होगी। नरेंद्र मोदी मंत्रियों की लिस्ट बना रहे हैं और यकीन मानिए आप, बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है। नई दिल्ली में बड़े बड़े पावरफुल नेता भी नहीं जानते हैं मोदी किसे सिलेक्ट करेंगे, किसे रिजेक्ट करेंगे, कौन टीम में होगा, कौन टीम से ड्रॉप होगा। नीतीश कुमार की पार्टी को भी यह कहा गया है कि शुरू में सिर्फ 2 नाम ही दिए जाएं। जेडीयू से 1 कैबिनेट मंत्री और 1 राज्य मंत्री शपथ ले सकते हैं। भूमिहार समाज से ललन सिंह और नाई समाज से रामनाथ ठाकुर का मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी से भी 1 कैबिनेट मंत्री और 1 राज्य मंत्री शपथ लेंगे और चिराग पासवान का मंत्री बनना तय माना जा रहा है। लेकिन असली सस्पेंस बीजेपी के मंत्रियों के नाम पर है और यह सस्पेंस आखिरी वक्त तक यूं ही बना रहेगा। वजह एक और है, इस बार नरेंद्र मोदी एक ऐसी टीम बना रहे हैं जो बदले हुए नंबर और राहुल स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से निपट सके। मोदी जब मंत्रियों के नाम पर सोच रहे थे, उस वक्त राहुल गांधी क्या कर रहे थे। इस एक रिपोर्ट से ही आपको अंदाजा ये लग जाएगा कि 9 जून रात 8 बजे के बाद देश की सियासत किस अंदाज से चलने वाली है। रिपोर्ट देखिए। 3667 दिन बाद, 88,009 घंटों बाद, 52,80,542 मिनट बाद नरेंद्र मोदी की शपथ फिर एक बार, तीसरी बार। मोदी से अपॉइंटमेंट फिक्स्ड है। दिन रविवार, वक्त शाम 7:15। मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इतिहास रचा जाएगा, पूरा देश देखेगा, लेकिन विपक्ष तड़पेगा। 2014 में मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, 2019 में मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी और अब 2024 में मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये सुनकर मोदी के हर सियासी दुश्मन का खून खौल उठेगा, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकेगा। शपथ से पहले राष्ट्रपति के हाथों दही चीनी खाते मोदी की इस तस्वीर में 2024 की जीत की मिठास है। लेकिन मोदी के दुश्मनों के लिए मिठास वाली इस तस्वीर में भी खटास है। मोदी के विरोधी इस परंपरागत विधि में सियासत ढूंढने लगे हैं। मोदी के पॉलिटिकल दुश्मनों को दही चीनी की मिठास में भी लोकतंत्र खत्म हो गया वाला सियासी आभास होने लगा है। देश में 2 तरह के नेता हैं। एक नरेंद्र मोदी हैं, तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। दूसरे राहुल गांधी हैं, जो ये तक तय नहीं कर पा रहे कि उन्हें लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनना चाहिए या नहीं। राहुल की बस 4 लाइन की कहानी है, गिव मी सम टाइम। मोदी और राहुल में यही फर्क है। देश ने मोदी को तीसरी बार 5 साल का टाइम दे दिया, राहुल को लगातार तीसरी बार 5 साल के लिए टाइम नहीं दिया। इसमें एक चीज तो क्लियर है, नेशनल लेवल पर सबसे बड़े लीडर के तौर पर मोदी का ब्रांड 100% इंटैक्ट है। मोदी ब्रांड में कहीं से भी कोई डैमेज नहीं हुआ है और ये कैसे हुआ है, डिटेल आगे देंगे। NDA, न्यू इंडिया, डेवलप्ड इंडिया। 24 का नतीजा आए हुए 100 घंटों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। कांग्रेस अभी भी यही टेप बजा रही है कि देश ने मोदी को रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस वाले अपनी टाइमलाइन पर यही चिपकाए जा रहे हैं कि मोदी झुक गया, राहुल ने झुका दिया। इस तरह के पोस्टर्स बना बनाकर एक दूसरा नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या क्या नहीं लिखा जा रहा है, क्या क्या नहीं कहा जा रहा है। कांग्रेस के जो नेता नतीजों से पहले 4 जून मोदी गया वाला पर्चा घुमा रहे थे, वो अपनी हार के बाद भी मोदी को ही हारा हुआ, राहुल को ही जीता हुआ वाला ढोल बजा रहे हैं। ऐसे लोगों को रविवार शाम 7:15 का वक्त नोट कर लेना चाहिए। मोदी ही पीएम बनने जा रहे हैं, अगले 5 साल के लिए आ रहे हैं। एक सच ये भी है
कि इंडी वाले जिसे मोदी का सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस बता रहे हैं, वो भी बीजेपी के चुनावी इतिहास का तीसरा सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है। आंकड़े आपके सामने हैं, जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस जिसे राहुल का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस बता रही है, वो कांग्रेस के चुनावी इतिहास का तीसरा सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस है। इसका मतलब ये है कि देश में इस वक्त भी नेशनल लेवल पर ब्रांड मोदी ही टॉप पर है, दूसरे सारे सियासी ब्रांड डिफेक्टेड हैं। मोदी के इस ब्रांड को, मास अपील को समझने के लिए आपको 4 जून के बाद आई अप्रूवल रेटिंग का डाटा देखना होगा। 4 जून को आए नतीजों के बाद 25 ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट में नरेंद्र मोदी 70% की अप्रूवल रेटिंग के साथ टॉप पर हैं, नंबर 1 पोजीशन पर है। कोई मोदी के आसपास भी नहीं है। मोदी को उनकी जीत पर दुनिया भर के 121 से ज्यादा वर्ल्ड लीडर्स का बधाई संदेश आ चुका है। इसमें अलग अलग देशों के 83 हेड्स ऑफ द स्टेट और हेड्स ऑफ गवर्नमेंट शामिल हैं। EU, WHO, P5 और क्वाड के लीडर्स ने मोदी को पर्सनली फोन करके लगातार तीसरी जीत की बधाई दी है। प्रधानमंत्री के शपथ समारोह में शामिल होने के लिए भारत के 7 पड़ोसी देशों के नेता एक एक कर आने लगे हैं। शनिवार को पहला अराइवल बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना का हुआ, दूसरा अराइवल सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ का हुआ। रविवार दोपहर 3 बजे से पहले बाकी सारे वर्ल्ड लीडर्स दिल्ली में मौजूद रहेंगे। सबके सब इतिहास रचते हुए देखेंगे। कांग्रेस को सबसे ज्यादा दिक्कत ही इस बात से है कि देश ने लगातार तीसरी बार गांधी परिवार को नकार दिया, मोदी को स्वीकार किया, इसलिए उसके नेता फिजूल की बातें कर रहे हैं। अभी तक कांग्रेस ये बात पचा ही नहीं पाई कि एक गरीब पिछड़ा परिवार का बेटा इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ चुका है, नेहरू की बराबरी कर ली है। ये बात सच है कि 2024 के चुनाव में 19 के मुकाबले मोदी की 63 सीटें कम हुई है, लेकिन इसके पीछे नेशनल लेवल पर मोदी से नाराजगी नहीं, लोकल इश्यूज ही हावी रहे। यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे राज्यों में लोकल लेवल पर मोदी की पार्टी को नुकसान हुआ है, लेकिन नेशनल ब्रांड मोदी पूरी तरह इंटैक्ट रहा। अगर मोदी का ब्रांड सच में कमजोर होता तो एमपी की 29 सीटें मोदी ना जीतते, गुजरात की 25 सीटें मोदी को ना आती, बिहार में मोदी 30 सीटें ना पाते, ओडिशा में 20 तक ना पहुंच पाते, हिमाचल में 4, उत्तराखंड में 5 के साथ क्लीन स्वीप ना कर पाते। यानी जो हुआ वो लोकल हुआ है। नेशनल पर्सपेक्टिव में नरेंद्र मोदी इस वक्त भी हिट हैं, देश चलाने के लिए सबसे फिट हैं। भाजपा हरा है जी। अरे भाई 542 सीटें हैं, कहीं हारेगा कहीं जीतेगा, उसमें क्या इशू है? मोदी जी तो प्रधानमंत्री हो ही गया ना। मोदी जी का शपथ लेने जा रहे हैं तीसरी बार। बस वही है देश का सबसे तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री, प्रभु राम का आशीर्वाद, तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बना नरेंद्र मोदी जी। जवाहरलाल नेहरू बना था स्वाधीन भारत में, और नरेंद्र मोदी तीसरी बार नहीं, चौथा बार भी बनने वाला है। अकेले बीजेपी को जो 240 सीटें आई हैं, वो मोदी के दम पर ही आई हैं। 240 वाला ये नंबर मोदी की पॉपुलैरिटी की वजह से ही आया है। इसे भी कुछ आंकड़ों से समझते हैं। CSDS के पोस्ट पोल एनालिसिस के मुताबिक एनडीए के 26% वोटर्स ने पीएम कैंडिडेट के नाम पर वोट किया है, 46% वोटर्स ने बीजेपी और 56% वोटर्स ने एनडीए के नाम पर वोट डाला। 25 साल के 46% वोटर्स, 26 से 35 साल के 44% वोटर्स, 36 से 45 साल के 43% वोटर्स, 46 से 55 साल के 44% वोटर्स, 56 साल से ज्यादा के 41% वोटर्स ने एनडीए को अपना वोट दिया, क्योंकि उन्हें मोदी की लीडरशिप पर भरोसा था। और इस ट्रस्ट फैक्टर की बदौलत ही मोदी तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं, रविवार को शपथ लेने जा रहे हैं। रविवार को मोदी सरकार शपथ ग्रहण समारोह करेगी, जिसमें सभी सहयोगी दलों के सांसद प्रतिनिधि मंत्रिमंडल में होंगे।
और कांग्रेस पार्टी को निराशा होगी। आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 3 बार वो भी प्रधानमंत्री हुए थे और उसके 62 साल बाद ये प्रक्रिया दोहराई जा रही है। सभी वातावरण और विरोधाभास स्थिति में भी रह करके गठबंधन धर्म का पालन करते हुए कि चूँकि आज लोग कहते हैं कि इनको अपनी पार्टी को बहुमत नहीं है, लेकिन इसके पहले 2 टर्म तो उनको अपने पार्टी की बहुमत थी, उसके बाद भी गठबंधन के लोगों को उचित सम्मान और विभाग दे करके काम चलाए हैं और इस बार भी वो चलाएंगे जिसका संकल्प कर दोहराया है। रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो उनका पूरा चुनाव मोदी सेंट्रिक रहा। वो दिन रात मोदी मोदी करते रहे, मोदी को ही कोसते रहे, मोदी की जीत को मोदी की हार बताकर अपना मन बहलाते रहे। राहुल को अनस्टॉपेबल दिखाकर सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज बढ़ाते रहे। वो अभी भी यही कर रहे हैं। मगर कांग्रेस पार्टी को ये नंबर रट लेना चाहिए। देश की जनता ने तीसरी बार कांग्रेस के अनस्टॉपेबल राहुल को 99 सीटों पर लाकर स्टॉप कर दिया है। लेकिन कांग्रेस उस जिद्दी बच्चे की तरह व्यवहार कर रही है जो खुद तो एग्जाम में फेल हो गई, मगर अभी भी खुद को विजेता मोदी को हारा हुआ बता रही है। 2024 के चुनाव नरेंद्र मोदी जी को एक व्यक्तिगत, राजनीतिक और नैतिक हार है। ये जीत है जनता की जीत, किसानों की जीत, युवाओं की जीत, दलित आदिवासी पिछड़े वर्गों की जीत, श्रमिकों की जीत, महिलाओं की जीत है। ये जीत है संविधान को सुरक्षित रखने के लिए। कल के शपथ ग्रहण समारोह के लिए सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को निमंत्रण गया है, अभी तक हमारे नेताओं को निमंत्रण नहीं आया है। जब हमारे इंडिया जनबंधन के नेताओं को निमंत्रण आएगा, अगर वो आएगा, उस पर हम विचार करेंगे। वैसे जो कांग्रेस मोदी की जीत में बीजेपी की हार ढूंढ रही है, लगता है उस कांग्रेस ने अपने ही पूर्व पीएम राजीव गांधी का ग्राफ नहीं देखा, क्योंकि 1984 के चुनाव में 414 सीटों के साथ सत्ता में आने वाले राजीव गांधी 1989 के चुनाव में 197 सीटों पर अटक गए थे, बहुमत नहीं ला पाए थे। राहुल तो पिछले 3 चुनाव से लो स्कोर पर ही अटके हैं। कांग्रेस को और जब कुछ नहीं मिला, अंगूर नहीं मिले, तो अब खट्टे हैं। अभी तो सरकार बना रहे थे, देश का संविधान खतरे में है। और कल देखा आप लोगों ने कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब सेंट्रल हॉल आए तो सबसे पहले उन्होंने भारत के संविधान का नमन किया। तो उनको जब अंगूर नहीं मिलता है तो इसी तरह खट्टे अंगूर लगते हैं। क्या कहना चाहते हैं उनके इस बयान पर, टिप्पणी पर? डरे सहमे लोग, भयभीत लोगों की जामात, जो जनता की गाढ़ी कमाई लूटी है, ये भ्रष्टाचारी जेल के अंदर जाने के डर से नए नए कल्पना और सपना देख रहे हैं। ये लोग भयभीत थे। एकमात्र मुद्दा था कि मोदी जी को रोको, मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दो, ताकि हम, हमारा परिवार और जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाले भ्रष्टाचारी बच सकें। लेकिन देश की जनता ने जनादेश दिया है कि देश को कमजोर करने वाले ऐसे भ्रष्टाचारी को कोई नहीं बचा सकता। अब ये सशक्त भारत, मजबूत भारत, विकसित भारत आगे बढ़ेगा। इन भ्रष्टाचारियों से राष्ट्र को मुक्ति का अवसर भी मिलेगा। मगर कांग्रेस 24 में सिर्फ 47 सीटें बढ़कर जीत का जश्न मना रही है। राहुल किए जा रही है। संसदीय दल का नेता चुनने के लिए कांग्रेस ने बैठक बुलाई, सोनिया गांधी को सीपीपी चेयरपर्सन चुन लिया। मगर उससे पहले कांग्रेस की CWC में राहुल को LOP बनाने पर खूब जोर दिया गया। बकायदा पोस्ट दिखाए गए, कैमरे पर आकर राहुल से फरमाइश की गई। अब कांग्रेस के नेताओं की ये कोशिश कामयाब होगी या नहीं, ये तो राहुल ही बताएंगे, क्योंकि CWC की मीटिंग में राहुल लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने या ना बने, उस पर सोचने का टाइम मांग चुके हैं। आज सही मंच राहुल गांधी का लोकसभा है
मोदी जी की गारंटी की एक एक धज्जियां उड़ानी चाहिए। महंगाई को लेकर, गरीबी को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, अच्छे दिन को लेकर, काले धन को लेकर आज सवाल पूछने का समय है। राहुल गांधी डरते नहीं और मैं समझता हूँ निडर नेता ही विपक्ष का नेता होना चाहिए। देखिए, लोकसभा में मोदी जी कहेंगे अच्छे दिन आएंगे तो राहुल गांधी कहेंगे अच्छे दिन लाओ। मोदी जी कहेंगे डीजल पेट्रोल सस्ता होगा तो राहुल गांधी कहेंगे सस्ता करो। वो कहेंगे जहाज में गरीब आदमी बैठाओ तो बैठाएंगे। और मैं कह रहा हूँ मजदूर की आवाज बनकर राहुल गांधी आज लोकसभा में समय है बोलने का। भारत जोड़ो यात्रा नया यात्रा से निकलता है, अब पार्लियामेंट में उनको मुद्दों को उठाना चाहिए। वैसे राहुल रायबरेली और वायनाड पर भी फैसला नहीं ले सके थे। कौन सी सीट रखनी है, कौन सी सीट छोड़नी है, इस पर भी माथापच्ची ही करते दिखे। पहले खबर आई अगले 2 से 3 दिन में फैसला लेने की बात कर रहे थे। अब खबर आ रही है रायबरेली रखेंगे, वायनाड छोड़ देंगे। रही बात लीडर ऑफ ऑपोजिशन की, तो जब राहुल से एलओपी यानी लीडर ऑफ ऑपोजिशन वाला सवाल पूछा जा रहा है तो राहुल खुद माइक पर हाथ मारकर आगे बढ़ रहे हैं, कैमरे पर बोलने से बच रहे हैं। क्या राहुल जी नेता प्रतिपक्ष राहुल जी बनेंगे? और जब खड़गे से यही सवाल पूछा जाता है तो वो बार-बार वेट करो यही कहते हैं। जवाब सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे खड़गे को भी नहीं भरोसा कि राहुल एलओपी के तौर पर अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। वेट करो देखो, मैं बोलना अच्छा नहीं रहेगा, मीडिया बोलेंगे ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा है हमारी लीडर फिर से सीपीपी लीडर बनी और हमको मार्गदर्शन करते रहेगी, और इससे बड़ा क्या हो सकता है। जो इंसान पार्टी के लिए पूरी अपनी खुशियां छोड़कर पार्टी की सेवा कर रही है, तो इसलिए मैं तो उनको सैल्यूट करता हूँ। ऐसे उनके तकलीफात में भी उन्होंने अपने सब काम पीछे रखकर देश के लिए वो पूरी ताकत लगा रही है। आपने आज एक बार फिर राहुल जी को कहा जिम्मेदारी लेने के लिए, क्या वो लोकसभा में जिम्मेदारी उठाएंगे आपको लगता है? अब वो वेट एंड सी। सर आपके साथ प्रधानमंत्री का लोग लेंगे, उस पर क्या कहेंगे? अरे वेट एंड सी बोले तो क्या भी, इसका मतलब क्या है? क्या राहुल जी नेता प्रतिपक्ष राहुल जी बनेंगे क्या सर? बनेंगे। अरे वेट करो देखो। सर कितना वेट करना है? कितने दिन और वेट करने पड़ेंगे सर? सर आपको लगता है अच्छे नेता प्रतिपक्ष साबित होंगे राहुल गांधी? इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष ने शनिवार को सीडब्ल्यूसी में कांग्रेस की बढ़ी हुई सीटों का क्रेडिट राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को जरूर दे दिया। और ये बात सही है कि भारत जोड़ो यात्रा एक में राहुल ने जिन 71 लोकसभा सीटों को कवर किया था 2024 में, उनमें से 56 पर कांग्रेस लड़ी और 41% की स्ट्राइक रेट से 23 सीटें जीत गई। भारत जोड़ो यात्रा 2 में राहुल ने 82 लोकसभा सीटों को कवर किया। कांग्रेस इनमें से 49 पर लड़ी और 34% की स्ट्राइक रेट से 17 सीटें जीत गई। कांग्रेस कह रही है कि राहुल की ही यात्रा वाली एफर्ट की बदौलत मोदी को नुकसान हुआ, मगर सच्चाई ये है कि लोकल इश्यूज और इंडिया अलायंस की तरफ से फैलाया गया झूठ चुनाव में हावी हो गया। विपक्ष के फैलाए झूठ के बावजूद मोदी ने 7 राज्यों से 23 नई सीटें गेन की। इसका मतलब यही है कि वोटर्स ने मोदी को नहीं नकारा, विपक्ष ने जो झूठा नैरेटिव फैलाया उसे ही स्वीकारा। और अब मोदी की शपथ से पहले कांग्रेस और इंडी वाले एक नया झूठ फैला रहे हैं। कांग्रेस ने पहले कहा नीतीश और नायडू मोदी का साथ छोड़ने वाले हैं। पिछले 48 घंटों से लगातार मोदी विरोधी इकोसिस्टम एनडीए पर लगातार हमलावर है। अब चैलेंज सबसे बड़ा है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, जो अपने आप को लोकशाही लोकतंत्र के पुजारी और सेवक मानते थे, अब उनके समर्थन से सरकार बनी है। तो संविधान, कानून और लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी ये 2 लोगों की है। मगर जैसे ही एनडीए ने मोदी को अपना नेता चुना, मोदी की लीडरशिप के आगे बढ़ने का फैसला किया, विरोधी एक नया प्रपंच लेकर आ गए। और इस झूठ की शुरुआत कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल ने की, जिन्होंने हवाई दावा करते हुए मिड टर्म इलेक्शन वाला शिगुफा छोड़ दिया।
फडणवीस इस्तीफा दे थे, योगी कुर्सी डोला थे, है ना। वो भजन लाल शर्मा है हरियाणा के, राजस्थान के, वो डगमग करी तो सब मुख्यमंत्री कुर्सी अब तक मंगाया, सरकार बनेगी, झगड़ा शुरू हो गए तो समझ ले, ये घर बसे नहीं है, वो झगड़ा शुरू हो गए, घर गुजरे ज्यादा देर नहीं लगा। अब मोदी जी जैसे कैरेक्टर है, वो काको सुनवे नहीं कर रहे, तो समझ लो आज चुनाव जरूर हारे हम, लेकिन तैयार रहना है। ये 6 महीना साल भर के भीतर में फिर से मध्यावधि चुनाव होगा। इंडिया अलायंस खासकर कांग्रेस का एजेंडा क्लियर है। चुनाव में मिली हार के बाद अब वो इसी तरह झूठ की हवा बहाएंगे, लोगों को मोदी के खिलाफ बहकाएंगे। मिड टर्म इलेक्शन को लेकर कांग्रेस जो शोर मचा रही है, वो इस नए झूठ का पहला चैप्टर है। और टारगेट पर नरेंद्र मोदी ही है, लेकिन विरोधियों के लिए बुरी खबर ये है कि मोदी अगले 5 साल तक कहीं नहीं जाने वाले, आराम से एनडीए की ही सरकार चलाने वाले हैं। कौन है ये? कौन है? कौन है? अरे अब ये सब बातें गई, भूपेश बघेल हो या ये, मान के चलिए कि इंडिया को जिस ढंग से प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है, और ये मान के चलें कि यशस्वी प्रधानमंत्री का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, दुनिया इंतजार कर रही है। और हम सबके लिए सौभाग्य की बात है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र सबसे सक्षम हाथ में आ रहा है। और अब मेरे आपके माध्यम से विपक्ष को भी सलाह है कि वो इस बदलते दौर में एक्सेप्ट करे कि वो हार गए और माननीय मोदी जी चुनाव जीत गए हैं, एनडीए चुनाव जीता है। ये सब तो उन लोगों का अपना स्पेकुलेशंस है। वो दिन में तारे देख रहे हैं, दिवा स्वप्न देख रहे हैं, और हर विपक्षी लोग तो यही न कहेगा, जिस दिन से सत्ता में लोग आते हैं दूसरे दिन से उन लोग कहने लगते हैं कि सरकार गई जाएगी। एक तरह से दिशा विहीन विपक्ष है, उनकी कोई दिशा नहीं थी। वो सिर्फ और सिर्फ भ्रामक बातों को फैला करके जनता में भ्रम फैलाने का काम किया, जिसमें कहीं कहीं सफलता भी मिली है। और जैसे देखा जाए संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, ये बात कह करके आम जनता को बरगलाने का प्रयास किया। तो इस संबंध में मैं कहना चाहता हूँ कि ये कांग्रेस की बात या विपक्षी की बात जो कह के बरगलाए, ये तो एकदम ठोठी दलील है, थेथरोलॉजी इसको हम कर सकते हैं। अब इसी ख्याली मुगालते में वो लोग रहे है ना, उसी में खुश होते रहे, ऐसा सोच के। उनके पास कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं। और हमारी एनडीए की सरकार पूरी चलेगी, 5 साल तक चलेगी, 2 बार चल चुकी है, तीसरी बार भी चलेगी, पूरे समय तक चलेगी। एक बात बतावें, कल तक विपक्ष यही कहता था कि सरकार नहीं बनेगी, हम सरकार बना रहे हैं। अब सरकार बन गई, अब कह रहे हैं कि सरकार नहीं चलेगी। जब सरकार चल जाएगी 5 साल, तब उसके बाद कहेंगे कि अब अगली बार नहीं बनेगी। अगली बार देखिएगा कि लोगों का खाता नहीं खुलेगा। तो कांग्रेस पार्टी क्या कहेगी? कांग्रेस पार्टी तो मिड टर्म पोल ही कहेगी ना। इसी के लिए तो मोदी जी कहते रहे कि मजबूत सरकार, तो मजबूत सरकार काम कर। चुनाव के रिजल्ट के बाद सरकार के प्रधानमंत्री कौन है, इससे जनता जानती है। कौन बड़ा है, कौन छोटा है, ये सब हम लोग जानते हैं। बहुत लंबे समय से कांग्रेस पार्टी इस देश में हुकूमत कर। मोदी पर सवाल उठाने वाले शांत नहीं होंगे। वो मोदी के शपथ के बाद भी अशांत ही रहेंगे, हर रोज कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। मोदी ऐसे सारे हथकंडों के लिए भी रेडी है, और 24 में जिन सीटों पर नुकसान हुआ उसकी भरपाई करने के लिए भी मोदी का एक्शन प्लान अभी से रेडी है। योगी आदित्यनाथ वापस लखनऊ लौटकर आए हैं, लेकिन नई दिल्ली में अभी यूपी की लिस्ट फाइनल नहीं हुई।
सबसे ज्यादा सस्पेंस और कंफ्यूजन अगर कहीं से आने वाला है तो वो यूपी ही है। आप ऐसा समझ लीजिए कि राजनाथ के अलावा कोई भी ऐसा नाम नहीं है जो कंफर्म हो। बीजेपी यूपी के मंत्रियों की लिस्ट क्यों इतना ध्यान से बना रही है? वजह योगी है, राजनाथ हैं या अखिलेश यादव हैं? इस रिपोर्ट के जरिए आप खुद ही समझिए। मोदी 3.0 में यूपी से किसको मिलेगी एंट्री, कौन होगा एग्जिट? यूपी के कास्ट फैक्टर को बीजेपी कैसे मैनेज करेगी? अखिलेश के पीडीए के काउंटर की रणनीति क्या होगी? योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन मोड में हैं। दिल्ली से लौटते ही उन्होंने लखनऊ में कैबिनेट की बैठक की। 1 घंटे की बैठक में हार के कारणों पर चर्चा हुई। नाराज वोटर को कैसे मनाया जाए इसकी रणनीति बनाई गई, लेकिन बैठक से दोनों डिप्टी सीएम गायब रहे। यूपी में योगी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? ओबीसी और दलित जातियों को मैनेज करना। यूपी में 40% ओबीसी और 21% दलित हैं। यूपी में ओबीसी की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि 80 सीटों में 34 ओबीसी जीते हैं। बीजेपी ने 26 ओबीसी को टिकट दिया, सिर्फ 10 जीते। समाजवादी पार्टी ने 37 को टिकट दिया, 20 जीते। आरएलडी ने 2 को टिकट दिया, दोनों जीते। अपना दल से अनुप्रिया पटेल जीती। कांग्रेस से 1 ओबीसी सांसद जीते। 2014 और 2019 में गैर यादव ओबीसी जातियां बीजेपी के साथ लामबंद हुई तो उसे बड़ी जीत मिली, लेकिन इस बार अखिलेश ने गैर यादव ओबीसी को ज्यादा टिकट देकर पासा पलट दिया। ओबीसी में सबसे ज्यादा 11 सांसद कुर्मी जाति से जीते हैं। समाजवादी पार्टी से 7, बीजेपी से 3 और अपना दल से 1। कुर्मी जाति से जीते सांसदों में बीजेपी से महाराजगंज से पंकज चौधरी, बरेली से छत्रपाल सिंह गंगवार, फूलपुर से प्रवीण पटेल, जबकि अपना दल से मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल। वहीं समाजवादी पार्टी से अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा, श्रावस्ती से राम शिरोमणि वर्मा, प्रतापगढ़ से डॉक्टर एसपी सिंह पटेल, खीरी से उत्कर्ष वर्मा, फतेहपुर से नरेश उत्तम, बस्ती से राम प्रसाद चौधरी, बांदा से कृष्णा देवी पटेल। ओबीसी में इस बार यादव समाज से सिर्फ 5 सांसद चुने गए हैं, सभी मुलायम खानदान से हैं। गैर यादव गैर कुर्मी ओबीसी से जीते सांसदों में 4 जाट सांसद जीते, जिसमें बीजेपी से 2, आरएलडी से 1 और समाजवादी पार्टी से 1। 3 लोधी जीते, जिसमें बीजेपी से 2 और समाजवादी पार्टी से 1। 2 निषाद जीते, दोनों समाजवादी पार्टी से चुने गए हैं। 2 गुर्जर जीते, जिसमें 1 बीजेपी से 1 आरएलडी से है। मौर्य कुशवाहा 3 हैं, सभी समाजवादी पार्टी से जीते हैं। राजभर 1 हैं, वो भी समाजवादी पार्टी से। जाहिर है यूपी में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी मुश्किल है कि निषाद, गुर्जर, राजभर और मौर्य कुशवाहा को कैसे मंत्रिमंडल में जगह दी जाए, क्योंकि उनका एक भी कैंडिडेट बीजेपी और सहयोगी दलों के टिकट पर नहीं जीता है, जबकि कुर्मी और लोधी को मैनेज करने के लिए उनके पास विकल्प है। कुर्मी बिरादरी से पंकज चौधरी, छत्रपाल सिंह गंगवार और अपना दल से अनुप्रिया पटेल हैं। लोधी से मुकेश राजपूत और गुर्जर से कंवर सिंह तंवर का विकल्प है। यूपी में ओबीसी के बाद दलित दूसरा बड़ा फैक्टर है। यूपी में 17 सीट रिजर्व है, जिनमें 16 एससी और 1 एसटी के लिए है। इस बार बीजेपी ने 16 दलित कैंडिडेट उतारे, जिनमें 7 जीते। समाजवादी पार्टी ने 17 दलित कैंडिडेट उतारे, जिसमें 8 जीते। 1 दलित कैंडिडेट कांग्रेस और 1 आजाद समाज पार्टी से जीता है। दलितों में जाटव मायावती के कोर वोटर माने जाते हैं। यूपी के 21% दलितों में जाटव 11% और गैर जाटव 10% हैं। दलितों में सबसे ज्यादा पासी समुदाय से सांसद जीते हैं। बीजेपी से 3, बांसगांव से कमलेश पासवान, हरदोई से जयप्रकाश और मिश्रिक से अशोक रावत। सपा से 5 सांसद जीते हैं। मोहनलालगंज के आर के चौधरी, मछली शहर से प्रिया सरोज, लालगंज से दरोगा प्रसाद सरोज, कौशाम्बी से पुष्पेंद्र सरोज और फैजाबाद से अवधेश प्रसाद। फैजाबाद रिजर्व सीट नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने यहां से पासी कैंडिडेट उतारा और जीत गए। लगातार जो है चर्चा बना हुआ है कि वहां से हार हुई। अयोध्या के लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अयोध्या से हमारे सीनियर लीडर आदरणीय अवधेश जी को जिता के समाजवादियों के झंडे को बुलंद किया।
और ये दिखा दिया कि भगवान राम का आशीर्वाद समाजवादियों के साथ है। यूपी का जाटव मायावती का कोर वोटर है। दलितों में दूसरा बड़ा समुदाय पासी बिरादरी का है। जिस तरह से इस बार पासी वोटर समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ है, उससे संभावना यही है कि इस बार कैबिनेट में बीजेपी इस बिरादरी से एक मंत्री बना सकती है, जबकि दलित समाज को 2 से 3 बर्थ मिल सकती है। रेस में आगरा के सांसद एसपी सिंह बघेल हैं, हाथरस के सांसद अनूप वाल्मीकि आगे हैं। पासी में कमलेश पासवान की लॉटरी लग सकती है। अखिलेश अपने पीडीए की रीच सवर्णों तक बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सवर्ण वोट बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है, लेकिन जब समाजवादी पार्टी ब्राह्मण चेहरा उतारती है तो समीकरण बदल जाते हैं। यूपी में सवर्ण सांसद 23 जीते हैं, एनडीए के 15 और इंडिया के 8। सवर्णों में 11 ब्राह्मण जीते हैं, बीजेपी से 8, समाजवादी पार्टी से 1 और कांग्रेस से 2। राहुल गांधी और किशोरी लाल शर्मा। ठाकुर बिरादरी से 7 सांसद जीते हैं, बीजेपी से 5 और सपा से 2। वैश्य समाज से 3 सांसद जीते हैं, बीजेपी से 2, अरुण गोविल और अतुल गर्ग, समाजवादी पार्टी से रुचि वीरा। भूमिहार बिरादरी से 1 सांसद समाजवादी पार्टी के टिकट पर जीते हैं। घोसी से सपा के राजीव राय ने ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को हराया है। कांग्रेस और सपा के लोगों ने झूठ बोला कि सरकार आने पर संविधान बदल दिया जाएगा। ये प्रचारित बड़ी तेजी से किए। इन लोगों ने 1-1 लाख खाते में टनाटन देने की बात किया। अब लोग कार्यालय पर टनाटन लेने के लिए जा रहे हैं। अभी कहाँ से देंगे? वोट तो ले लिए, लेकिन टनाटन कहाँ से देंगे? ये बीमारी पड़ी हुई है। कार्यालयों पर लोग कागज ले लेके खड़े हो जा रहे हैं कि खाते हमारे भेजो, नहीं तो फिर दिखाई मत देना। तो इन लोगों ने जो झूठ फरेब बोला और जो लंबे समय तक नफरत की राजनीति करते हैं लोग, आज मोदी जी के राज्य में आप बेशक देखिए, अगर आप अपने अपने चश्मे से देखिए, चले जाइए रेलवे स्टेशन पर, चले जाइए एयरपोर्ट पर, चले जाइए सड़कों पर, आज जितना बेहतरी का काम हुआ है शायद लंबे समय तक ये काम कांग्रेस ने किया होता। कल तक विपक्ष यही कहता था कि सरकार नहीं बनेगी, हम सरकार बना रहे हैं। अब सरकार बन गई, अब कह रहे हैं कि सरकार नहीं चलेगी। जब सरकार चल जाएगी 5 साल, तब उसके बाद कहेंगे कि अब अगली बार नहीं बनेगी। अगली बार देखिएगा कि लोगों का खाता नहीं खुलेगा।